Hello dear students, welcome you on General Study Preparation. Dear student, this is only the platform where we are going to tell you about all the courses. Hello dear students, welcome you on General Study Preparation and today we will do a complete series of tenses जिसमें कि हम पूरे के पूरे 12 tenses पढ़ेंगे जिसमें present, past, future के सभी तरह के indefinite, continuous, ठीक है। अगर आप बात करते हैं continuous tense की और इसी के साथ आप परफेक्ट टेंस की और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये सभी तरह के और फोर टाइप्स प्लस 3 टाइम्स रिलेटेड टेंसेस हम इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप हमारे साथ इंग्लिश के लिए लाइव जुड़ना चाहते हैं तो हम आपको लाइव क्लासेस देंगे जिसमें कि आपको हम स्पोकन, रिटन इंग्लिश और कॉम्पिटेटिव एग्जाम इंग्लिश के बारे में पढ़ाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, टेंस में सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है कि जो हम वर्तमान में किसी भी काम को कर रहे हैं, वर्तमान में किए जाने वाले कार्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेते हैं। और इंडेफिनिट का मतलब है कि जो कार्य अनिश्चित है। कैसे है? ये कार्य हमारे पास अनिश्चित है और इनको करने में समय अवधि का कोई खास प्रभाव नहीं रहता। जैसे कि मैं खेलता हूं, इसमें समय अवधि कोई निश्चित नहीं है कि मैं कब से खेल रहा हूं, कब तक खेलूंगा, ठीक है। इसमें टाइम एलिमेंट्स को उतना ज्यादा प्रमुखता से नहीं डाला जाता। इसमें ज्यादातर उन कार्यों को रखा जाता है जो कार्य रेगुलर एक्शन को शो करते हैं, हैबिचुअल एक्शन को शो करते हैं या रिपीटेड एक्शन को शो करते हैं। तो ये सभी तरह के कार्य किस में लिखे जाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में लिखे जाते हैं। यहाँ एग्जांपल है। सबसे पहले तो हमें रूल समझना होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अगर रूल की बात की जाए तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं रूल सबसे पहला जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है वो है कि आप इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इसमें मेन वर्ब, जो वर्ब की है वो फर्स्ट फॉर्म लगेगी। साथ ही साथ इसमें एस और ई एस और आई ई एस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स भी लिखे जाएंगे। बट रूल एक्चुअली इसका किस तरह से होता है? इसका होता है कि डू और डज इसमें एज अ हेल्पिंग वर्ब लगती है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। एस और ई एस हम कब लगाते हैं? जो मैंने यहाँ पे बात की, ये हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगाते हैं। किसके साथ? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इनके साथ हम क्या लगाते हैं? एस और ई एस का यूज करते हैं। अब एस और ई एस थर्ड पर्सन क्या है? जितने भी हमारे पास पर्सन है वो 3 कैटेगरी में डिविजिबल है, जिसमें कि हमारे पास अगर हम टेंसेस को पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन में हम आई को लिखते हैं, सेकंड पर्सन में हम वी, यू और दे को लिखते हैं, थर्ड पर्सन में हम ही, शी और इट को लिखते हैं। ये हमारे पास पर्सन की कैटेगरी आ गई। अगर आपके पास देखिए, अगर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन की बात आती है तो आपको वहां पे हेल्पिंग वर्ब भी अकॉर्डिंगली ही यूज करनी पड़ती है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर बताऊं आपको कि अगर हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज को लगाना चाहे तो डू हमेशा फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ लगेगा। अगर कहीं पे सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे है, तो हमेशा वहां पे डू एज अ हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और अगर सब्जेक्ट कहीं पे ही, शी, इट है तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब डज का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल है, मैं हॉकी खेलता हूँ, तो इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा आई प्ले हॉकी। और हो सकता है कि मैं शिमला जाता हूँ, आई गो टू शिमला। हम शिमला जाते हैं, वी गो टू शिमला। बट अगर कहीं पे लिखा हो कि वह शिमला जाता है, ठीक है, या वह पढ़ाई करता है, तो उसका क्या होगा कि वह का होता है इंग्लिश ही का मतलब है कि इट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम वर्ब में एस और ई एस का भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आएगा ही, गो की जगह क्या हो जाएगा? या गोज हो जाएगा, ही गोज टू शिमला। इस तरह से हम लिखेंगे ही डज हार्ड वर्क, वो कड़ी मेहनत करता है। तो ऐसे वाक्य आप बना सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझने से पहले। और नेगेटिव का मतलब है कि जहां पर हम नकारात्मक, जहां पे नहीं का प्रयोग करेंगे तो उनको हम कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ पे है आई डू नॉट प्ले हॉकी। और इंटेरोगेटिव बनाना है
तो हम उसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है डू, वो सब्जेक्ट यानी कि आई से पहले आ जाएगी। उसके बाद इसमें मेन वर्ब आएगी, ठीक है, जो कि फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, और बाद में जो अदर वर्ड्स है या ऑब्जेक्टिव है उसको लिखा जाएगा, जो हमारे पास क्या है, हॉकी है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि नेगेटिव में हमने कैसे लिखा, डू आई प्ले हॉकी, क्या मैं हॉकी खेलता हूँ। तो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने के लिए हमने क्या रखा है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, या ते हो, या ता हूं आदि आए, तो उनको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। होप सो कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बात आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ऐसे वाक्य होते हैं जो कि लगातार काम को दिखाते हैं। कैसे काम को, लगातार हो रहे काम को बताते हैं। जैसे कि लगातार क्या होता है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यानी कि मैं आपको पढ़ाना शुरू कर दिया है और अभी भी मैं रुक नहीं रहा हूं और मैं लगातार आपको पढ़ा रहा हूं और आगे आने वाले कुछ घंटे या कुछ मिनट और मैं आपको पढ़ा रहा हूंगा। तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बनेगा। इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे कुछ भी आ सकता है, या कि कोई नाउन आ सकता है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स आ सकता है। उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वो इसमें कौन कौन सी लगेगी, इज, एम, आर, इसमें 3 तरह की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। और उसके बाद इसमें मेन वर्ब की भी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है। और वर्ब के साथ इसमें क्या है, आईएनजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जीरंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी, यानी कि आप इसको एज अ फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कह सकते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव एंड अदर वर्ड्स जो भी होगा वो लिखा जाएगा। सेंटेंस वही लिया है इसमें भी कि मैं हॉकी खेल रहा हूं। इससे मुझे प्रतीत हो रहा है, इससे मुझे आभास हो रहा है कि मैं जो हॉकी है वो कुछ टाइम पहले से खेल रहा हूं और अभी भी मैंने उस हॉकी के खेल को बंद नहीं किया है, अभी भी मैं लगातार खेल रहा हूं। तो इसको आई के साथ, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई होती है। तो आई के साथ हमेशा एम एज ए हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो ये बन गया आई एम प्लेइंग हॉकी, ठीक है। और जो इज है हेल्पिंग वर्ब, ये किसके साथ लगेगी, ही, शी और इट के साथ इसका इस्तेमाल किया जाएगा। आर जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगेगी वी, यू और दे, जो भी आपके पर्सन होंगे उनके साथ आर एज अ हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी। और कहीं पे अगर प्लूरल दिया है तो प्लूरल के साथ भी आप एज ए हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल करेंगे। और अगर इस वाक्यों को नेगेटिव बनाना है तो इसमें क्या रहेगा, सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अदर वर्ड, इस तरह से ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे कि यहाँ लिखा है आई एम नॉट, ठीक है, एम जो हमारी है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के साथ तुरंत हमने नॉट का इस्तेमाल किया और प्लेइंग हॉकी, ठीक है, हमने क्या लिखा है, प्लेइंग हॉकी, आई एम नॉट प्लेइंग हॉकी। अगर हमने इसको क्वेश्चन में फ्रेम करना है, इंटेरोगेट करना है, पूछताछ में डालना है, तो कैसे लिखा जाएगा कि एम आई प्लेइंग हॉकी, एम आई प्लेइंग हॉकी, क्या मैं हॉकी खेल रहा हूं। तो ये क्या है, एक सवाल है। जब हमने सवाल खड़ा कर दिया तो हम इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बिहाफ से समझेंगे। चौथा जो सेंटेंस बनता है वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनता है, तो उसको मैं नहीं करवा रहा। वो इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि वो इन दोनों का मिक्सचर है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का मिक्सचर है। उसको कैसे लिख सकते हैं, एम आई नॉट प्लेइंग हॉकी, बस इतना करना है आपको, बाकी कुछ नहीं करना। पहचान इसकी है, रहा है, रही है, रहे हो या रहा हूं आदि आए तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के टेंस होगा। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात की जाती है तो इसमें हम जो वर्तमान में कार्यों को पूर्ण कर चुके होते हैं, ठीक है, कौन से कार्य होते हैं इसमें, पूर्ण कार्यों की इसमें बात की जाती है। और कब, जब वर्तमान की स्थिति हो। तो वर्तमान में जितने भी कार्य पूर्ण हो चुके हैं उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इसमें जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज एज अ हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्लस अदर वर्ड आते हैं। जैसे कि मैं हॉकी खेल चुका हूं, यानी कि मैंने वर्तमान में हॉकी का खेल खेल भी लिया है और पूरा भी कर लिया है, कंप्लीट भी कर लिया है। तो ऐसे वाक्यों को लिखने के लिए हमें सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट की नीड के अनुसार लगानी है। अब हैव किस किस के साथ लगता है, हैव का इस्तेमाल आई, वी, यू और दे के साथ किया जाता है। हैज का जो इस्तेमाल है वो ही, शी,
इट और एनी नाउन के साथ किया जाता है। जैसे कि he has played hockey, he has joined our team, he has goal more than others। ठीक है, कि उसने अन्य से ज्यादा गोल अचीव किए या कर चुका है। इस तरह से अलग अलग तरह के वाक्य बना सकते हैं। वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यू कैन फॉर्म। तो यहाँ पे है आई हैव प्लेड हॉकी, और अगर इसको नेगेटिव बनाना है, नकारात्मक बनाना है, तो नकारात्मक बनाने के लिए आपको हैव के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इस्तेमाल करना है। तो कैसे बनेगा? आई हैव नॉट प्लेड हॉकी। उसके बाद आता है इसमें इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि हम सब्जेक्ट पहले नहीं लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले लिख लेंगे और सब्जेक्ट उसके बाद लिखेंगे। यहाँ पर कैसे लिखा मैंने? हैव आई प्लेड हॉकी। तो ये यहाँ पे सेंटेंस की पहचान हो गई और हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी समझ लिया। और इसकी अगर पहचान की बात करें, हिंदी में अगर सेंटेंसेस दिए होंगे तो उसमें मैक्सिमम क्या लिखा होगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं आदि लिखा होगा। तो ये सारे के सारे कैसे सेंटेंसेस हो गए? आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे वाक्य जो कि वर्तमान में कुछ हद तक पूर्ण हो चुके हैं और बाकी चल भी रहे हैं। ठीक है, चल भी रहे हो, तो इन सभी वाक्यों को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ये दोनों कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट टेंस का कॉम्बिनेशन है। इसमें जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें सबसे पहले क्या आएगा? हमारे पास सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका इस्तेमाल किया जाएगा, हैव और हैज का इस्तेमाल किया जाएगा, प्लस बीन का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या लगेगी? बीन और हैज और हैव के साथ यूज किया जाएगा। वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है, प्लस अदर वर्ड्स आते हैं इसमें, और उसके साथ ही साथ टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए इसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल भी किया जाता है। जैसे मैं सुबह से हॉकी खेल रहा हूं, यानी कि मैं सुबह से दोपहर हो गई है, तो इसका मतलब है कि मैंने कुछ एक चीजें तो उसमें कंप्लीट कर दी हॉकी खेलते खेलते, और अभी भी मैं कुछ एक चीजें बाकी रहती है जिसको मैं कंप्लीट करूंगा। तो इसमें जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा आई हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। अब सिंस और फॉर का इस्तेमाल कैसे करते हैं? जो सिंस है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या और जो फॉर है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि जो जब हम सिंस की बात कर रहे हैं तो इसमें एग्जैक्टली पॉइंट, जैसे कि एक पर्टिकुलर आइडिया मिल जाता है जो एक एग्जैक्टनेस की बात करता है। जैसे मॉर्निंग है तो मॉर्निंग एग्जैक्ट टाइम है, इवनिंग एग्जैक्ट टाइम है, मंडे एग्जैक्ट टाइम है। ठीक है, और किसी मंथ का नेम है जैसे जनवरी, फरवरी। ठीक है, और कोई पर्टिकुलर डेट है जैसे 26 जनवरी, 25 जनवरी। ठीक है, तो इस तरह से हम सभी जब डेट्स या डेज की या मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून की बात करते हैं तो वहां पे हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप बात करते हैं फॉर की, पीरियड की, पीरियड होगा जैसे 2 आवर्स, 2 मिनट, 2 डेज, 2 मंथ या 2 ईयर्स, 20 ईयर्स। तो ये सभी के साथ हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। बट यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है? एग्जैक्ट टाइम दिया गया है, और एग्जैक्ट टाइम के साथ हम सिंस का ही इस्तेमाल करेंगे। और नेगेटिव बनाने के लिए इसमें नॉट का इस्तेमाल करना है। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। अब सिंस इसलिए लग रहा है यहाँ पे बार बार कि हम यहाँ पे बार बार मॉर्निंग लिख रहे हैं, और जब भी बात आएगी मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून की, तो उसके साथ हमेशा क्या लिखेंगे आप? सिंस ही लिखेंगे, बाकी कुछ नहीं लिखना। और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए इसमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे। हैव आई बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, हैव आई बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। तो इसकी पहचान कैसी है? से रहा है, से रही है, से रहा हूं, से रही हूं, से रहे हैं, से रहे हो आदि आता हो, तो ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड का
इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैं हॉकी खेलता था, यानी कि जब हम बीते हुए कार्यों की बात करेंगे, यानी कि ऐसे काम जो मैं काफी टाइम पहले करता था, या ऐसे काम जो मैं कर चुका हूं काफी टाइम पहले और उसको अभी प्रेजेंट में उतना ज्यादा रिलेट नहीं किया जा रहा, तो ऐसे को हम मैक्सिमम टाइम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। आई प्लेड हॉकी, मैं हॉकी खेलता था। आई प्लेड हॉकी। या मैं देर तक सोता था। आई स्लेप्ट फॉर लेट। ठीक है, नाइट। ठीक है, कि मैं देर तक सोता था रात में। इस तरह से कई तरह के वाक्य बना सकते हैं। जैसे आई वेंट टू शिमला, मैं शिमला जाता था। तो अलग अलग तरह के वाक्य आप बना सकते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल किया जाएगा। सो आई डिड नॉट प्ले हॉकी। इसमें देखिए मजेदार बात यह है कि जब इसमें पॉजिटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो इसमें नो हेल्पिंग वर्ब, कोई भी इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। अगर इसमें आप नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड लग जाएगी और उसके साथ साथ वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, और पॉजिटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी। ये आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वही सेम बात है कि भाई सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब डिड लिख ली है। डिड आई प्ले हॉकी, या डिड आई गो टू शिमला, डिड आई टॉक यू, क्या मैं तुमसे बात करता था। तो इस तरह के वाक्यों को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत लिखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट आ जाएगा और पास्ट कॉन्टिन्यूअस वो है जो कार्य हम पहले कर रहे थे बट उनकी बातचीत अभी चल रही है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको कल पढ़ा रहा था, तो इसका मतलब कि मैंने जो पढ़ाने वाला काम है वो तो पूरा कर लिया है, लेकिन बातचीत हम अभी भी प्रेजेंट में कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी जो फीलिंग है, उस काम की जो बातचीत है वो हमारे पास वर्तमान में भी हो रही है। तो ऐसे वाक्यों को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखते हैं क्योंकि वो वर्तमान में भी चल रहे, लगातार हो रहे हैं। कब? जब हमने पास्ट में उसकी बात की थी। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड प्लस ऑब्जेक्टिव। इसमें लिखा गया है कि मैं हॉकी खेल रहा था। इसका मतलब है कि जब आप मुझसे मिले या जब आपने मुझे फोन किया तो मैं उस समय हॉकी खेल रहा था, या मैं क्लास ले रहा था, या मैं अपने कपड़े धो रहा था, या मैं खाना बना रहा था, या मैं शिमला जा रहा था, या मैं कोई और काम कर रहा था। तो ऐसे बहुत सारे वाक्यों को आप बना सकते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आई वॉज प्लेइंग हॉकी। ठीक है, इसमें क्या है कि जब भी बात आएगी आई, ही, शी और इट की तो उसके साथ हमेशा वॉज लगेगा, और जब बात आएगी वी, यू, दे और एनी प्लूरल तो उसके साथ वर का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसी सेंटेंस को हमने यहाँ पे नेगेटिव बनाया है, आई वॉज नॉट प्लेइंग हॉकी। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वॉज आई प्लेइंग हॉकी, वॉज आई प्लेइंग हॉकी। पहचान इसकी है रहा था, रही थी, रहे थे आदि। आए तो हम उसको क्या कहते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स को लिखा जाता है। इसका रूल क्या है? इसका रूल है ओनली एंड ओनली हेल्पिंग वर्ब हैड इसमें इस्तेमाल की जाती है। मैं हॉकी खेल चुका था, इसमें हमेशा क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब हैड, चाहे वो आई है, वी है, यू है, दे है, ही है, शी है, इट है, प्लूरल है, सिंगुलर है, सभी के साथ इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड का ही इस्तेमाल किया जाएगा। आई हैड प्लेड हॉकी। नेगेटिव सेंटेंस में इंटेरोगेटिव बनेंगे, नेगेटिव बनेगा आई हैड नॉट प्लेड हॉकी, और इंटेरोगेटिव बनेगा हैड आई प्लेड हॉकी। इसकी पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि। तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें देखिए, इसमें ऐसे वाक्य है जो कि पूरे तो हो चुके हैं लेकिन फिर भी उसमें क्या लगातार होने की बात की जा रही है। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स, और साथ ही साथ इसमें सिंस और फॉर भी लगाया जाएगा। इसमें कैसे होते हैं सेंटेंसेस? मैं सुबह से हॉकी खेल रहा था।
मैं सुबह से हॉकी खेल रहा था। तो इसका मतलब है कि ये बंदा सुबह से हॉकी लगातार खेल रहा था। और इसका इंग्लिश बनेगा आई हैड बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। आई हैड बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। सिंस का मैंने बताया कि एग्जैक्ट पॉइंट को बताने के लिए इसका कम होता है। फॉर आता तो इसमें होता है कि फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 5 आवर्स। नेगेटिव सेंटेंस बनाते आई हैड नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हैड आई बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। हैड आई बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। तो ये सभी तरह के वाक्य यहाँ पे लिखे जाएंगे। पहचान इसकी क्या रहेगी? से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि आए तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। उसके बाद है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब बात आती है फ्यूचर की। फ्यूचर का मतलब कि ऐसे काम जो अनिश्चित तो है बट अभी हुए भी नहीं है। कब होंगे वो आने वाले समय में होंगे, ठीक है। और जो हमारा फ्यूचर एक्शन है वो सभी तरह के अनसर्टेन एक्शन है। उसके बारे में मैं कह नहीं सकता कि मैं उन कार्यों को करूंगा या नहीं करूंगा। और इसका जो रूल है वो क्या रहता है? इसमें शैल और विल इसमें एज अ हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। कैसे रहता है इसका रूल? इसमें शैल और विल हेल्पिंग वर्ब की तरह लगती है। और शैल का यूज हमेशा आई एंड वी के साथ शैल का यूज किया जाता है। बाकी के साथ सभी के साथ हम विल लगाते हैं। बट इन स्पीकिंग और इन जनरल नॉलेज, ठीक है, अगर आप जनरल इंग्लिश बोल रहे हैं तो आम बोलचाल की भाषा में शैल का उतना ज्यादा अब इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसको ग्रामेटिकली या कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उस समय आपको ध्यान रखना होता है कि आई और वी के साथ शैल लगाया जाता है। बाकी अगर आप स्पोकन कर रहे हैं तो इसको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वर्ड्स आयल के नाम से लिखा जाता है। किस तरह से? आई डबल एल करके, ठीक है। इसका मतलब है आई शैल और आई विल दोनों होता है। तो इसमें मैं हॉकी खेलूंगा, इसका इंग्लिश बनेगा आई शैल प्ले हॉकी। नेगेटिव कैसे बनेगा इसका? आई शैल नॉट प्ले हॉकी। इंटेरोगेटिव बनेगा शैल आई प्ले हॉकी। शैल आई प्ले हॉकी। पहचान इसकी है गा है, गे है, गी आदि आए वाक्यों के अंत में तो वो समझ लीजिएगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस यानी कि हम भविष्य में काम के लगातार होने की बात कर रहे हैं तो उसको हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं। इसमें जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल, सब्जेक्ट प्लस शैल विल के साथ हम बी भी इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आईएनजी आएगा, अदर वर्ड्स आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सब्जेक्ट का सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको लिख लेंगे। इसमें सेंटेंस है हमारे पास मैं हॉकी खेल रहा हूँगा। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं हॉकी खेल रहा हूँगा। मैंने अभी हॉकी खेलनी शुरू नहीं की है। मैं बात कर रहा हूँ कि हो सकता है कि मैं 5 बजे की बात कर रहा हूँ, शाम के 5 बजे मैं हॉकी खेल रहा हूँगा या रात को मैं चेस खेल रहा हूँगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें कब की है? फ्यूचर की है, जो कि अभी शुरू भी नहीं हुआ काम, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों को हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में लिखते हैं। मैं हॉकी खेल रहा हूँगा, आई शैल बी प्लेइंग हॉकी, ठीक है। इसमें शैल क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब है और जो हमारी प्लेइंग है वो क्या है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है दिया हुआ। प्ले हमारी फर्स्ट फॉर्म में दी गई है, उसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया गया, जीरंट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई गई है और उसके बाद जो लास्ट है हॉकी, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव या आप अदर वर्ड्स भी बोल सकते हैं इसको। नेगेटिव सेंटेंस में आई शैल नॉट बी प्लेइंग हॉकी। कुछ नहीं करना, आपको नॉट का ही इस्तेमाल करना है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाना जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में शैल आई बी प्लेइंग हॉकी, शैल आई बी प्लेइंग हॉकी। पहचान इसकी क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होगे आदि आए तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल विल, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव या अदर वर्ड्स। इसमें हमेशा जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसमें शैल और विल एज ए हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी और उसके साथ साथ आप इसमें परफेक्ट बनाने के लिए इसको क्या है कि हैव का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये मिक्सचर ऑफ क्या है?
हमारा फ्यूचर प्लस परफेक्ट का है। मैं हॉकी खेल चुका हूँगा, मैं हॉकी खेल चुका हूँगा, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कि आने वाले समय में या 2-3 दिन बाद मैं हॉकी खेल चुका हूँगा, मैं ठीक हो चुका हूँगा, ठीक है, या रोगी हॉस्पिटल से वापस आ चुका होगा। इस तरह की जब वाक्य लिखेंगे आप तो उसको आप हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। आई शैल हैव प्लेड हॉकी, नेगेटिव सेंटेंस बनेगा आई शैल नॉट हैव प्लेड हॉकी। इंटेरोगेटिव बनेगा शैल आई हैव प्लेड हॉकी। और इनकी पहचान क्या होगी? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे, चुका होगा आदि जब वाक्यों के अंत में आए तो समझिएगा कि ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल है। तो लास्ट वन जो बचता है दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारे पास सब्जेक्ट है, शैल विल हेल्पिंग वर्ब है बीन बीस में सपोर्टिंग वर्ब है, प्लस वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी और आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्टिव आएंगे, अदर वर्ड्स आएंगे, प्लस इसमें सिंस फॉर प्लस टाइम भी लिखा जाएगा। इसकी पहचान देख लेते हैं। इसकी पहचान होगी हिंदी में अगर सेंटेंस लिखा होगा तो इसमें आएगा आपको से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होगे आदि। और इसका जो सेंटेंस देखे तो सेंटेंस है मैं सुबह से हॉकी खेल रहा हूँगा, मैं सुबह से हॉकी खेल रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, आई शैल हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव बनेगा इसका आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखा जाएगा शैल आई हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, शैल आई हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। तो ये था आज का फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हमने ये पूरा का पूरा टेंस का चार्ट समझ लिया है। होप सो कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां पे हम आपको सारी की सारी चीजें क्लियर कर देंगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 70 181 42 175 7018142175। Thanks to watch this video.